हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। जल्दी जल्दी आइए। तो ये है आपकी टीटीपी की क्लास। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। चलिए, तो ये है आपकी टीटीपी की क्लास। ये है क्लास नंबर आपकी 16। अभी तक हम लोगों ने 15 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ से आप ना सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए सभी लोग, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केल्विन्स लॉ के बारे में, और केल्विन्स का मॉडिफाइड लॉ भी पढ़ा, और केल्विन्स लॉ के बारे में हमने आपको बताया था। इसका एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको। देखिए, केल्विन्स लॉ क्या कहता है कि जब भी हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने की बात आती है, तो डिज़ाइन करने के लिए हमारा मेन फैक्टर क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, कंडक्टर। तो कंडक्टर को किस तरीके से सेलेक्ट करना हो जिससे हमारा कॉस्ट जो है, ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट मिनिमम रहे या इकोनॉमिकल रहे। तो इसीलिए ये केल्विन्स लॉ ये बताता है कि हमारा कंडक्टर को इस तरीके से सेलेक्ट करें कि हमारा जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कॉस्ट कम से कम रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में कवर कर ली, उनको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक। तो आज नए टॉपिक की अगर बात करें तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। रीडिंग डालेंगे सभी लोग। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन। डिज़ाइन ऑफ लाइन, ठीक। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ओवरहेड लाइन बनाते हैं, जो भी लाइन बनाते हैं, उसमें कौन कौन से आपके मैकेनिकल टर्म आते हैं और इन मैकेनिकल टर्म को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे कंडक्टर को बनाते हैं तो कंडक्टर के लिए दो पोल के बीच में किस तरीके से लगाएंगे, उनके बीच सैग क्या होना चाहिए, किस तरीके से टेंशन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से मैकेनिकल चीज़ें यूज होती हैं, ठीक। तो ये हेडिंग डालिए सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग है, आप डालेंगे इसमें सैग। आपने सुना होगा सैग को हिंदी में बोलते हैं झुकाव, ठीक। सैग को क्या बोलते हैं? झुकाव। चलिए हेडिंग डालते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। तो सैग क्या होता है बताइए। देखिए, सैग की अगर बात आती है तो सैग क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, देखा है कि एक मान लीजिए ये टावर है आपका, या एक पोल मान लेते हैं, और जब कंडक्टर को आप क्या करेंगे, इरेक्ट करेंगे। मान लिया ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है,
ठीक। तो कंडक्टर के, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक। और ये है आपका मान लीजिए कोई अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ सरफेस, ठीक। अब सैग की बात आती है, तो सैग क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना सैग क्या होता है, जो कंडक्टर का झुकाव होता है उसी को हम लोग सैग बोल देते हैं। एक सिंपल भाषा में समझे तो सैग क्या है, जो कंडक्टर का सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है उसको सैग बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में समझिए। अब इसको अच्छे से परिभाषा अगर लिखना है या डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो इसको क्या कह सकते हैं कि लाइन कंडक्टर को अगर खींचने में झुकाव जो होता है उसको हम लोग सैग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन कंडक्टर को खींचने में दोनों सपोर्ट के बीच की जो झुकाव होता है उसी को सैग बोला जाता है। अब इसको अगर और अच्छे से समझें तो देखिए, मान लिया कंडक्टर का सबसे अधिक झुकाव कहाँ पे है, तो मान लिया इस पॉइंट पे सबसे अधिक झुकाव है कि नहीं। मान लिया ये पॉइंट कोई पी है, यूं कर लिया, ठीक। और सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट ये है और ये है, ठीक। तो ये आपका सैग होता है यहाँ से, यानी कि कंडक्टर के सबसे ज़्यादा झुकाव और सपोर्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सैग कहलाती है। मान लीजिए ये सैग होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोर्ट ए है, सपोर्ट ए से कंडक्टर के जो बीच की दूरी है, देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का, ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट। और ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक। तो अगर डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए the difference between the lowest point of conductor and point ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो इस कॉल्ड सैग, क्या कहलाता है, सैग कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। सैग क्या होता है, सब पॉइंट ऑफ सपोर्ट और कंडक्टर के जो लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी होती है या उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। समझ में आ गया, बताइए इतनी बात समझ में आई। चलिए हेडिंग डालिए और इतना नोट करिए सभी लोग, हेडिंग डाल के सभी लोग इतना नोट करो, फिर इसमें और लिखा देते हैं हिंदी में इसी डेफिनेशन में। सैग समझ में आ गया सब लोगों के, बताइए। कर लिया, चलिए। तो अब ये देखिए पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया ये। अगर हम लोग सैग को अगर हिंदी में लिखना चाहें डेफिनेशन के बेसिस पे तो क्या लिखेंगे, देखिए कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट, कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट तथा पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बीच डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैग कहा जाता है, सैग कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखेंगे, एक सिंपल भाषा में, तो लाइन
कंडक्टर को खींचने में दोनों सपोर्ट्स के बीच की झुकाव को सैग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सैग होगा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए, चलिए इसको नोट करो सब लोग। नोट कर लो। अब आप लोग ये हमको बताइए कि सैग जो होता है ये अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? बताइए, अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? बताइए। तो देखिए, सैग का मतलब क्या है कि कंडक्टर का जो ज़्यादा झुकाव होगा तो हमारा सैग ज़्यादा होगा। यानी कि सैग ज़्यादा कब होगा? जब झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसीलिए कंडक्टर का सैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, सैग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे अर्थ और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो हमारा कोई भी पर्सन जब यहाँ से निकलेगा तो ये इसके टच में आ जाएगा। तो टच में आने से हमारा क्या होगा, उसको शॉक लगने का चांस होगा। ठीक है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज के लिए भी सैग हमारा कम होना चाहिए। अब हमने बताया कि स्पैन लेंथ क्या होती है, तो चलिए आगे समझते हैं इसको। और इतना नोट करिए पहले। ठीक है, अब देखिए सैग की बात करते हैं। तो सैग जो है, जब अगर कैलकुलेशन की बताती है कि हमारा कितना सैग रहना चाहिए तो कंडक्टर के दो सपोर्ट के, तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैग। ठीक है, डालिए सभी लोग, डालिए। जब कैलकुलेशन ऑफ सैग बात करें, यानी कि सैग को जब कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं, तो उस केस में हमारे दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा जो सपोर्ट है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने सपोर्ट माने थे, उनके बीच जो डिस्टेंस है या लेवल है वो बराबर होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए, व्हेन सपोर्ट आर एट इक्वल लेवल। ठीक, दूसरा क्या होता है कंडीशन, दूसरा होता है व्हेन सपोर्ट्स आर अनइक्वल लेवल। ठीक है, तो इक्वल लेवल का मतलब क्या है कि हमारा ये मान लिया ये है आपका एक टावर या एक पोल। ठीक है, तो दो पोल के बीच में हमने आपको बताया डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, यानी कि दो पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पैन लेंथ कहलाती है या स्पैन डिस्टेंस कहलाती है। अब ये है आपका पॉइंट सपोर्ट ए और ये सपोर्ट बी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है। ठीक है, यानी कि अब अगर आपसे ये कहा जाए, ये हम मान लेते हैं अर्थ सरफेस, तो ये जो लेवल है पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो लेवल है, वो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का लेवल कैसा है, सेम है कि नहीं। मान लीजिए कोई इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, सेम लेवल है या इक्वल लेवल है। अनइक्वल का मतलब क्या है, देखिए, तो अनइक्वल का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे सपोर्ट ए है हमारा, ये सपोर्ट ए है और एक सपोर्ट हमारा मान लिया यहाँ पे है, एक बी मान लेते हैं, सपोर्ट ए है और यहाँ पे
ए और ये बी, ठीक। इस तरीके से एक टावर ये है या पोल ये है, ये कोई अर्थ मान लेते हैं, हिल एरियाज मान लेते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर किस तरीके से बिछाया जाएगा, इसका इस तरीके से होगा कि नहीं। तो ये क्या होता है हमारा, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो लेवल है वो कैसा है, अनइक्वल है कि नहीं। ये क्या होगा, अनइक्वल लेवल, ठीक। कैसा हो जाएगा, अनइक्वल लेवल। समझ में आ गया इतना। तो अब इन दोनों के लिए हम लोग सैग कैलकुलेट करते हैं। एक डेरिवेशन है आपका, तो ये डेरिवेशन आपसे पूछ लेता है, याद रखना सभी लोग, ठीक है। तो इन डेरिवेशन को हम लोग दोनों डेरिवेशन को करेंगे अच्छे से। समझ में आ गया, तो इतना नोट करो पहले। यहाँ पे हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेम सपोर्ट। चलिए वो एक ही चीज़ है, ठीक है, इतना नोट करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके दोनों के डेरिवेशंस को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज इन दोनों को बना लीजिए आप, ठीक। इसके बाद हम लोग कल इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। तो समझ में आ गया सभी लोगों के सपोर्ट क्या होता है और सैग क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, डेफिनेशन लिखा दी। और इससे हमारा क्या होगा, अब सैग कैलकुलेशन की बात आती है, तो सैग कैलकुलेट करने के लिए इसका एक डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग कल करेंगे इक्वल लेवल के लिए। जब आपका कंडक्टर सपोर्ट के बीच जो लेवल है वो इक्वल रहेगा तो हमारा क्या होगा उस केस में, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, कल हम करेंगे, आज थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है।